हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हो अपनी सीटेट की साइंस पेडागोजी की क्लासेस, जिसका आज पहला भाग है। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पिछले कई सालों से बनते आ रहे हैं साइंस पेडागोजी के। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। तो आपको बताना है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए। पहला है विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठा, दूसरी है बच्चे के प्रति निष्ठा, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठा, चौथा ऑप्शन है कक्षा कक्ष संस्कृत के प्रति निष्ठा। तो आपको बताना है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो आप लोग याद रखोगे, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, तो वो अच्छी शिक्षा कब होगी, जब बच्चे के प्रति निष्ठा रहेगी। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। हर एक विषय में बच्चे के प्रति निष्ठा होनी बहुत ही जरूरी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं। आपको बताना है इनमें से विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही क्या नहीं है। पहला है विज्ञान सीखने का अंत विषयक क्षेत्र है, दूसरा है विज्ञान हमेशा अस्थायी है, तीसरा है विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, चौथा ऑप्शन है विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं हो जाएगा। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य क्या है, नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्ट क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। तो आपको बताना है एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्ट क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है पर्यावरण संबंधी और चौथा है प्रक्रियात्मक। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग आंसर करेंगे। वैधता की संतुष्ट क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, प्रोसेस या प्रक्रियात्मक। ये ऑप्शन नंबर सही है इसका है। आप लोग इसको याद रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में निम्नलिखित शब्द में संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया। आपको बताना है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने से स्टार्च या मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके कर रहा है। तो आपको बताना है कि उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या हो जाएगी। तो आप ऑप्शन देखते हैं। पहला है सृजन करना, दूसरा है विश्लेषण करना, तीसरा है अनुप्रयोग करना, चौथा है बोध करना। सृजन करना यानी कोई चीज़ को क्या वो बना रहा है, बिल्कुल भी नहीं बना रहा है, क्योंकि वो सिर्फ भोजन में मंड का परीक्षण करना चाह रहा है। तो ये तो पहला तो इसका होगा नहीं। दूसरा क्या है विश्लेषण करना, क्या वो विश्लेषण कर रहा है, इसका विश्लेषण भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ भोजन से स्टार्च के बारे में जानकारी चाह रहा है। और तीसरा है अनुप्रयोग करना, क्या है अनुप्रयोग करना, तो क्या वो अनुप्रयोग कर रहा है। आपको बताना है कि एक शिक्षक जब कक्षा में मंड के नमूने का रासायनिक परीक्षण कर रहा है तो वो इनमें से क्या कर रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग या बोध करना। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही। वो मंड के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है कि भोजन के अंदर कितना मंड है या स्टार्च है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। आपको बताना है इनमें से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करती है। पहला दिया है विज्ञान क्लब की स्थापना, दूसरा है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, तीसरा है विज्ञान का कोना बनाना, चौथा है कक्षा में व्याख्यान सुनना। तो आपको बताना है इनमें से कौन बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। विज्ञान क्लब की स्थापना करना ये सही है, क्षेत्र भ्रमण पर का आयोजन करना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना ये भी सही है, विज्ञान का कोना बनाना ये भी सही है। ये तीनों के तीनों सही हैं, लेकिन इनमें से जो चौथा ऑप्शन है कक्षा में व्याख्यान सुनना, ये सही नहीं होगा। अधिगम का प्रावधान क्या नहीं करेगा, कक्षा में व्याख्यान सुनना। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? आपको बताना है इनमें से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। पहला है मौखिक परीक्षण, दूसरा है लिखित परीक्षण, तीसरा है कागज पेंसिल परीक्षण, चौथा है वर्णन अभिलेख। तो बताइए कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? सभी लोग आंसर करेंगे इसका, और कई बार आ चुका है एग्जाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखेंगे आप लोग इसको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? वर्णन अभिलेख। क्या हो जाएगा? वर्णन अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने की कमी का पता लगाया जाता है? आपको बताना है कि विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने की कमी का पता लगाया जाता है। पहला है अवधारणा मानचित्र, दूसरा है वर्णन अभिलेख, तीसरा है पोर्टफोलियो और चौथा है सत्र अंतर उपलब्ध परीक्षण। तो बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने की कमी का पता लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं ऊपर, ये देखिए, इसमें से बताइए, ये ऑप्शन है आपके, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से? विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवधारणा मानचित्र के द्वारा पता लगाया जाता है? ये सही है। वर्णन अभिलेख से भी पता लगाया जाता है, पोर्टफोलियो के द्वारा भी पता लगाया जाता है, लेकिन सत्र के अंत में जो एग्जाम होता है उसके द्वारा कोई पता नहीं लगाया। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी वाला। बाकी ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ए, बी, सी ये सही है। इसके द्वारा क्या होता है? सीखने की कमी का पता लगाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा उद्देश्य है जो उच्च प्राथमिक की कक्षा में विज्ञान का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, दूसरा है जीवन के प्रति सुझाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, तीसरा है वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, चौथा है अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। तो बताइए निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो आप लोग इसका आंसर करेंगे एक बार, क्या नहीं होना चाहिए? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। बिल्कुल भी उच्च प्राथमिक स्तर पर ये विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि वो अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल दे। अगर आप सिर्फ पाठ्य पुस्तक में लिखी गई परिभाषाओं पर ही बल देते रहेंगे तो बच्चा बाहरी चीज़ों को कभी भी अपने जीवन में धारण नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको उनसे क्या करवाना है? उनको प्रयोग करके दिखाना है कि कौन सी चीज़ कैसे होती है और किस प्रकार से क्या किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। पहला ऑप्शन है बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को पढ़ने के लिए कहना, दूसरा है बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, तीसरा है बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, चौथा है शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन। तो बताना है आपको इनमें से क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से क्या ऐसा है जो बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? सभी लोग आंसर करेंगे इसका, और जितने भी साथी जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी के पास में, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जा पा रही है, पता नहीं क्या कारण है, सभी को नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है। तो आप लोग इतनी हेल्प कर सकते हैं कि एक बार क्लास को सभी के पास में शेयर कर दीजिए, और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस हम लगातार लाते रहे हैं और लाते भी रहेंगे आगे जब तक आपके एग्ज़ाम चलते रहेंगे। तो सिर्फ आपसे सहयोग की यही अपेक्षा है कि आप लोग हमारी क्लासों को शेयर कर देंगे, और आप शेयर कर भी दिया करें साथियों, क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, क्लास बनाने के लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और उसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, ये इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनु कक्षा 8 के बच्चों में शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। अनु जो है कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर गई है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, बिल्कुल सही करता है। या ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है, बिल्कुल। जब आपके सामने आपको कोई चीज़ दिखाई जाएगी, बताया जाएगा उसके बारे में, तो ये एक ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया को
कौशलों में बढ़ावा देता ही देता है। तीसरा है, यह बच्चों के अवलोकन कौशल को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। जब आप देखोगे कोई चीज़ सामने से जाकर के तो आपके अवलोकन कौशल को बढ़ावा मिलता ही मिलता है। चौथा है, यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। तो इसका ये वाला डी वाला नहीं होगा, बाकी 3 हो जाएंगे। डी वाला छोड़ के ये नहीं होगा, बाकी 3 है, ए बी सी, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, ए बी सी। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा हुआ है? आपको बताना है इनमें से किसका विकास विज्ञान के द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है निष्पक्षता, दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तीसरा है वैज्ञानिक स्वभाव, चौथा है स्थायी मानस प्रकृति। तो सभी लोग आंसर करेंगे, जितने भी साथी लोग हमारे साइंस से हैं, सीटेट का पेपर दे रहे हैं साइंस से, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, साइंस पेडागोजी के 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको पूरी की पूरी साइंस की पेडागोजी हम कराने वाले हैं। रोज़ आइए सुबह 11 बजे और आपको क्लास मिलने वाली है हमारे यहाँ पे रोज़ 11 बजे साइंस की पेडागोजी की क्लास। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा हुआ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर बी, किसका विकास हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही, यानी कि ए बी और सी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। पहला है निष्पक्षता, दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तीसरा है वैज्ञानिक स्वभाव। इन तीनों का ही विकास क्या हुआ है? विज्ञान के द्वारा हुआ है। निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक स्वभाव। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? आपको बताना है इनमें से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं होगा। पहला ऑप्शन है, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है, विज्ञान हमेशा अस्थायी है। तीसरा ऑप्शन है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। चौथा है, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्या विज्ञान की प्रकृति स्थिर होती है? कभी भी नहीं हो सकती विज्ञान की प्रकृति स्थिर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्या यही सही नहीं है इसके संदर्भ में विज्ञान के? बाकी तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। आपको बताना है एक विज्ञान शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। पहला है, छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना। दूसरा है, सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में छात्रों का मार्गदर्शन कराना। तीसरा है, उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्न के निर्माण के लिए छात्रों को प्रेरित करना। चौथा है, छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। तो बताइए इनमें से क्या हो जाएगा? एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका इनमें से क्या होनी चाहिए, आपको ये बताना है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना चाहिए। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप एक विज्ञान शिक्षक हो तो आपकी यही भूमिका होनी चाहिए कि आप बच्चों को अधिक से अधिक सीखने का क्या करें, अनुभव प्रदान करें, उनको अधिक से अधिक सीखने का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा, पहला ऑप्शन है, सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए। दूसरा है, सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए। तीसरा है, शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए। चौथा है, विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। तो आपको बताना है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा इनमें से क्या हो जाएगी। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। अगर आप विज्ञान पढ़ा रहे हो तो विज्ञान के प्रति एक अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या होनी चाहिए, विज्ञान के प्रति ही सच्ची होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों को वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना है। क्या करना है? बच्चों को अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना है। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना से सबसे अधिक संबंधित होगी? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। पहला है बोध करना, दूसरा है सृजन करना, तीसरा है अनुप्रयोग करना, चौथा है याद करना। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बोध करना होगा नहीं, अनुप्रयोग भी नहीं होगा, कुछ यहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर प्रयोग तो हमें करना नहीं है, याद करना भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? क्रिएटिंग, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रति लोगों को एक सृजन करना। क्या करना? सृजन करना। अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? तो आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी युक्ति है जो विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो जाएगी। पहला है छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना। दूसरा है सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना। तीसरा है छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा है विज्ञान की पुस्तक को पढ़ना। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग एक बार। क्या हो जाएगा इसमें? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन आगे है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? आपको बताना है नीचे जो ऑप्शन दिए गए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट। दूसरा ऑप्शन दिया है सीखने वाले के द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। तीसरा है संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर। चौथा है संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो। तो बताइए इनमें से कौन सा सबसे अर्थवान स्पष्टीकरण हो सकता है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे एक बार। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो एग्जामों में पिछले एग्जामों में आ चुके हैं या फिर आने की संभावना है, वही सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। आप लगातार बने रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास में एक बार। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने वाले के द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपको बताना है विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है इसका संचालन आसान होता है। दूसरा है यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठी करता है। तीसरा है यह सीखने वाले में मेहनत की आदत का विकास करता है। चौथा है यह अपने हाथ से करने के अनुभव प्रदान करता है। तो बताइए विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों आवश्यक है या महत्वपूर्ण है? यह अपने हाथों से करने के अनुभव प्रदान करता है, इसीलिए क्या होता है विज्ञान के क्षेत्र में क्षेत्र भ्रमण करना बड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि यह अपने हाथों से करने के अनुभव प्रदान करता है। जब बच्चा किसी क्षेत्र भ्रमण पर जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी क्रियाकलाप करता है जो वो स्वयं कर सकता है, बिना शिक्षक की सहायता से किसी चीज़ को देख सकता है। किसी चीज़ को देखने के बाद में उसके अनुभवों की जानकारी ले सकता है। तो ये सब वो अपने हाथ से करने के अनुभव प्रदान कर रहा है वहाँ पर जाने के बाद में क्षेत्र विशेष पर। देखते हैं अगला को। विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है, आपको बताना है विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ क्या है। पहला है योगात्मक आकलन, दूसरा है स्व आकलन, तीसरा है सत्र आकलन, चौथा है रचनात्मक आकलन। तो आपको बताना है विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर करिए एक बार इसका। साइंस पेडागोजी की क्लासेस आपको यहाँ पर करवा दी जाएंगी। जितने भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद है और जिस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं वो सभी क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। तो आप रोज़ 11 बजे आना ना भूलिए। 11 बजे आपकी क्लास पड़ जाएगी, नोटिफिकेशन आए या फिर ना आए आपके पास में। तो बताना है आपको विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ क्या होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्व आकलन। क्या होता है? स्व आकलन। स्व आकलन जो होता है ये विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ होता है। आगे देखते हैं विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। बताना है विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। दूसरा है यह निदानात्मक है। तीसरा है यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। चौथा ऑप्शन है यह लेना आसान है। तो बताइए विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका आंसर कीजिए एक बार सभी लोग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने साथी मित्रों के पास में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? यह निदानात्मक है। कैसा है? निदानात्मक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। आपको बताना है विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए। दूसरा है शिक्षार्थियों में विज्ञान के सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। तीसरा है शिक्षार्थियों
का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। चौथा है शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए। तो आपको बताना है कि विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। तो आपको बताना है कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप निम्नलिखित में से शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त किसे समझते हैं। तो ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए एक बार इसका आप लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। क्या हो जाएगा, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना ही क्या है, मनोवैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका क्या अर्थ है, आपको बताना है। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा जो है जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त करने में सक्षम हो। दूसरा है विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए। और तीसरा ऑप्शन है विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। चौथा ऑप्शन है विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। तो आपको बताना है इनमें से क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश करने हेतु तैयार करे। ज्ञान में जो दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली चीज़ें हैं वो सब बच्चों को सिखाई जानी चाहिए जो आपके दैनिक जीवन से संबंधित हों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। पहला है अधिक सीखने की उत्सुकता। दूसरा है समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठा। तीसरा है कठिन कार्य। चौथा है खुला मस्तिष्क। तो बताइए इनमें से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा, कठिन कार्य। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो कभी भी सही नहीं होते हैं। कठिन कार्य, रटना, है ना, इस प्रकार से निगेटिव वाक्य होते हैं ये सब। आगे चलते हैं। अगला है हरी कक्षा 6, क्या है, हरी कक्षा 6 के विद्यार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी विधा होगी। तो आपको बताना है कि हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति के बारे में पढ़ाना चाह रहा है। तो बताना है आपको इनमें से सबसे अच्छी विधा क्या हो जाएगी। पहला है गतिविधि आधारित शिक्षण। दूसरा है उदाहरण देना। तीसरा है प्रदर्शन। चौथा है चर्चा। क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन है गतिविधि आधारित शिक्षण। दूसरा है उदाहरण देना। तीसरा है प्रदर्शन करना। चौथा है चर्चा करना। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिविधि आधारित शिक्षण। क्या हो जाएगा, गतिविधि आधारित शिक्षण देना एक सबसे अच्छी विधा है अगर आप घूर्णन गति पढ़ाना चाह रहे हो तो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आपको बताना है इनमें से विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना। दूसरा है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। तीसरा है अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। चौथा ऑप्शन है विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना। तो बताइए विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो जाएगा इनमें से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। यही विज्ञान अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी हो, अखंडता हो और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ क्या है, आपको बताना है। विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा। क्या है पहला ऑप्शन, अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा। दूसरा अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा। दूसरा ऑप्शन है
अधिगम के आकलन के हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। तीसरा है विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। चौथा है अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। एक बार सभी लोग बताइए इसमें क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए सभी लोग। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के आकलन के हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ होते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। तो बताइए इनमें कौन सा ऐसा है जो समस्या समाधान चरण विधि का उदाहरण नहीं है। पहला है समाधान का प्रयास करना, दूसरा है निष्कर्ष निकालना, तीसरा है अवलोकन करना, चौथा स्थिति की कल्पना करना। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान विधि का चरण नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन करना। ये किसी समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है, जबकि स्थिति की कल्पना करना तो है। जब आप किसी स्थिति के बारे में जानोगे कि वहाँ पर क्या हुआ, लड़ाई हुई कि किसी ने किसको मारा, ये सब चीज़ें, तभी तो किसी चीज़ के बारे में सोच पाओगे। फिर सोचने के बाद में समाधान निकालने का भी प्रयास आपको करना है, उसके बाद में समाधान निकालना या फिर निष्कर्ष निकालना, ये सभी इसके चरण में आता है। जबकि अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना या फिर ऑब्जर्व करना, ये सब इसके उसमें चरण में नहीं आता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है, आपको बताना है। इनमें से ऐसा कौन है जो विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। पहला है अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, दूसरा है अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना, तीसरा है उपयोग, चौथा है समानताओं का चित्रण। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इनमें क्या हो जाएगा जो विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समानताओं का चित्रण। क्या हो जाएगा, समानताओं का चित्रण। तो साथियों जिन्होंने हमारी क्लास देखी है आज पूरी की पूरी और जिन्हें क्लास अच्छी लगी है वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपको क्लास कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही निकले 30 में से। बाकी आप लोगों से यही कहना है कि आप लगातार हमारे साथ बने रहिए अपनी साइंस पेडागोजी की क्लास, जो आपको रोज़ सुबह 11 बजे मिल जाया करेगी। अपने 10 नंबर पक्के करने के लिए आप नियमित रूप से क्लास को करते रहिए। जितने भी क्वेश्चन हैं और जिस प्रकार से पिछले क्वेश्चन बन चुके हैं या फिर अगले बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चनों को आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और क्लासों को देखते रहिए। अभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।